आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आज हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान और सिंपल शब्दों में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं पहले ही कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, और अगर नहीं है आप लोगों के पास तो वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए, फिर दोबारा जब आपके पास होगा टाइम तो आप लोग देखिएगा, उसका नोट बना लीजिएगा, क्योंकि नोट बनाने से लिख लेने से आपको कोई भी चीज़ जल्दी और आसानी से याद हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को समझाऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ तो जाइएगा, लेकिन अगर आप लोग लिख लीजिएगा, तो वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो इसकी के लिए बात ये है कि आप लोग लिखिएगा। इसी को देखते हुए बढ़िया-बढ़िया आप लोगों को नोट दिया गया है इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये। देखिए, पहला क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चन, सबसे पहला क नंबर का देखिए, भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज कौन-कौन से हैं? सिंपल है, अनाज क्या होता है? जो चीज़ें खाई जाती है, जो अनाज खाए जाते हैं, वो कौन से हैं? चावल और गेहूँ। ये क्या होता है? भारत में सबसे बड़े मात्रा में खाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? मोटे अनाज मतलब कि ऐसे फसल जो जिनको उगाने के लिए ज़्यादा बारिश की भी ज़रूरत नहीं होती है और जिनमें बहुत सारे जो पौष्टिक तत्व भी होते हैं। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इनको क्या कहते हैं? मोटे अनाज। और ये भारत की प्रमुख मोटे अनाज के उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, भारत की 3 नकदी फसलें कौन-सी हैं? नकदी फसलें कौन-सी है? नकदी फसल का मतलब क्या होता है? नकदी फसल का मतलब ये हो गया कि किसान बेसिकली उसको बेचने के लिए खेती करता है। तो गन्ना की खेती किसान बेचने के लिए करता है, कपास की भी और जूट की भी। तो ये क्या नकदी फसल है। अगला है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन-सी है? रोपण फसल मतलब कि बागानों के रूप में लगा करके जो खेती की जाती है उसको क्या कहेंगे? रोपण फसल। जैसे कि चाय जो है हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या में या फिर बड़े स्तर पर किया जाता है। उसी के उदाहरण, रोपण फसल के उदाहरण की अगर बात करें तो आप लोग ये रबर देख लीजिए, रबर भी आपका रोपण फसल के उदाहरण हो गया। कॉफ़ी भी क्या आपका रोपण फसल के उदाहरण है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अंतर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला इसमें है, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? आप लोग देखिए यहाँ पे। देखिए, नकदी फसल मैंने आप लोगों को बताया और रोपण फसल भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसका परिभाषा क्या है। नकदी फसल मतलब किसान जिन फसलों को बेचने के लिए उगाते हैं उनको नकदी फसल। रोपण फसल जो बागानों के रूप में खेती की जाती है उनको रोपण फसल कहते हैं। बस वही चीज़ आपको लिखना है। देखिए, नकदी फसल वह फसल जो बेचकर पैसा कमाया जाता है। रोपण फसल जो बागानों में पौधों को रोपकर उगाई जाती है उसको। नकदी फसल के लिए कोई स्पेसिफिक ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, बस जो खेत है उसको खेत को तैयार करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, बस खेत में लगा दिए, आप उगा लीजिए। रोपण फसल की बात करें तो इसको बड़े बागानों के रूप में लगाया जाता है। और उदाहरण की बात करें, नकदी फसल के उदाहरण आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि गन्ना हो गया, कपास, तंबाकू। रोपण फसल के उदाहरण चाय, कॉफ़ी और रबर, ये सभी क्या रोपण फसल है। अगला सवाल को और बढ़ेंगे। देखिए, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में क्या अंतर है? देखिए, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर देखना बिल्कुल सिंपल ही है। व्यापारिक कृषि, निर्वाहक कृषि। देखिए, व्यापारिक कृषि का मतलब क्या हुआ? जो किसान व्यापार की दृष्टि से करते हैं, बेचने की लिए दृष्टि से करते हैं। निर्वाहक कृषि जो किसान अपने परिवार के निर्वहन के लिए या फिर खाने के लिए उगाते हैं उनको क्या कहेंगे? निर्वाहक कृषि कहेंगे। देखिए, व्यापारिक कृषि खेती व्यापार के लिए किया जाता है, मतलब कि बाजार में बेचने के लिए जो किया जाता है वो क्या होगा? व्यापारिक कृषि हो गया। अब व्यापारिक कृषि का जो खेती किया जाता है वो बड़े स्तर पर किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और उदाहरण गेहूँ, कपास, बेसिकली उदाहरण आप किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, किसी भी फसल को जो किसान बेचने के लिए उगाते हैं, बस यही चीज़ है। निर्वाहक कृषि, खेती केवल अपने परिवार के खाने के लिए होता है। अब चाहे कोई सी भी फसल हो, लेकिन अपने परिवार के खाने के लिए अगर किया जा रहा है तो वो थोड़ा सा ही उगाते हैं अपने परिवार के खाने के योग्य। और धान, सब्जी जैसे खेती इसका उदाहरण हो सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द आप लोगों को लिखना है। ये तीसरा सवाल है इसका। सबसे पहला जो सवाल है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? मतलब कि बरसात की शुरुआत में बोया जाता है और ठंड में काटा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है? इसको कहा जाता है खरीफ फसल। अगला सवाल देखेंगे।
बरसात के पश्चात जाड़े में यानी कि ठंडे में बोया बोया गया और फिर वसंत में काट लिया गया, तो उसको फसल क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जिस भूमि को कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यूं ही छोड़ दिया गया मतलब बेकार की जमीन है, पड़ती भूमि है, पड़ती, सिंपल। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही हो। अगला सवाल देखिए, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यवसायिक ढंग से की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? सबसे पहला तो कारखाने यानी कि फैक्ट्रियों के तरीके से, और व्यावसायिक ढंग से। तो व्यावसायिक ढंग से किया जाए तो व्यावसायिक कृषि कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में उपजने वाली दो खाद्य मतलब जो खाने के लिए उगाया जाता है, नकदी यानी कि जो बेचने के लिए उगाया जाता है, और रेशेदार यानी कि जो रेशे वाली पौधे होते हैं, फसल होते हैं, उनके नाम लिखना है। कितने की? दो दो करके हर एक का नाम लिखना है। देखिए, खाद्य फसलें गेहूं और धान, नकदी फसलें गन्ना कपास, रेशेदार फसलें कपास और जूट, ये सभी क्या आपके उदाहरण है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे हम लोग, उपयुक्त फसलों की उत्पादन कारखाने करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम बताना। अब इस सवाल में आपको कोई स्पेसिफिकली यानी क्वेश्चन नंबर 2 में उपयुक्त बोला गया, लेकिन उपयुक्त से आप थोड़े समझ पाइएगा कि कौन से। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया उसका आपको बताया गया। जैसे खाद्य फसलें, नकदी फसलें और रेशेदार फसलें, इन फसलों का खेती सबसे ज़्यादा किन राज्यों में किया जाता है? देखिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, गन्ना हो, कपास हो, ओवरऑल सबसे ज़्यादा इन 2 राज्यों में ही खेती की जाती है। तो आपको सिंपल सा पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तीसरे नंबर पे हरियाणा, इतना आप लोगों को याद रखना है, इनका लिख देना है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखिए, मतलब कि जिनको उगाने के लिए बारिश की, बरसात की जरूरत नहीं होती है, बस कभी कभी पानी की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए किसान अलग अलग तरीकों का, यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का या फिर चना। सिंचाई करके ही इन फसलों का उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन बारिश की जरूरत नहीं है, ये बरसात में इन फसलों को उगाया नहीं जा सकता है, या फिर बहुत बहुत कठिन है। अगला सवाल देखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि उत्पादन की चर्चा कीजिए। यानी कि आपको पूछा गया है कि नेट नेशनल प्रॉफिट में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है, उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग आपका, लगभग में क्या समझिए, बहुत बड़ी संख्या जो है कृषि पर निर्भर है, लगभग आधे से भी अधिक। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है कृषि पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगर इतनी बड़ी संख्या कृषि क्षेत्र में निर्भर करती है तो उसका तो योगदान होगा ही। यह खाद्यान्न, कच्चे माल और औद्योगिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। कृषि उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे कि आर्थिक विकास में बल मिलता है। देखिए, बड़े-बड़े फैक्ट्रियाँ जितने लोगों को रोजगार नहीं देता, उससे कई गुना एक छोटा-सा गाँव जिसमें कि लगभग आपका 100-150 किसान ज़मींदार होंगे या फिर किसान होंगे, वो उससे ज़्यादा रोजगार दे देते हैं। बस वही बात है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े-बड़े फैक्ट्रियों के मुकाबले। सिंपल आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि, आज बेसिकली भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर ये बिल्कुल सेम हो गया, इसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा। ये और ये सेम है। बस वही लिखा गया है कि भारत में निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला है पारंपरिक खेती के तरीके, मतलब कि भारत में खेती किया जाता है अभी भी पारंपरिक तरीकों से। पुराने तरीके से मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो अधिक उपज देने वाली बीज है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, लेकिन अभी उतने भी नहीं किया जा रहा है। सिंचाई की सुविधा किसानों के पास नहीं है। बेसिकली बहुत, अगर है भी तो बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा किसानों को कठिन होती है, जिस वजह से भी सिंचाई में ढीला देते हैं किसान, और उत्पादकता क्षमता जो होती है वो कम आती है। उसके बाद उन्नत बीजों की कमी, जो बीजों से अधिक उत्पादन हो सकता है उनकी कमी है भारत में। कृषि यंत्रों का अभाव, कृषि के क्षेत्र में जो भी यंत्र हैं उनका भारत में अभाव है, किसानों के पास अभाव है। या तो सबसे पहला, अगर बनाया भी गया है तो किसानों के पास आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो इन यंत्रों को खरीद पाए।
अगला है किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। बेसिकली बात वही है, स्थिति कमजोर है तो बस, अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो कोई किसान कुछ भी कर ले, आगे पढ़ने में उसको टाइम लगेगा। अगला है शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी। बेसिकली शिक्षा की तो कमी है ही, साथ में तकनीकी ज्ञान की भी कमी होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए सारे सवाल तो इम्पोर्टेंट है ही, जितने भी आप लोगों ने इस वीडियो में दिखा, लेकिन इन सारे सवालों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए हरित क्रांति का मतलब ये होगा कि कृषि के क्षेत्र में, मतलब कि एक क्रांति लाना, उसकी जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना, अधिक उत्पादन किया जाए, सिंचाई की सुविधा किसानों को दिया जाए, कीटनाशकों का इस्तेमाल कैसे करना है, उसके मतलब ये रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना है, साथ में आपकी जो दवाइयों का इस्तेमाल है या उनका भी इस्तेमाल करना सिखाया गया, और इससे भारत के कृषि में क्रांति आई और उत्पादन क्षमता जो है बहुत अधिक बढ़ा। तो वही चीज़ आप लोगों को लिखना है। हरित क्रांति एक कृषि में सुधार कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में भारत में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि में उत्पादन को बढ़ाना, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग शामिल था। मतलब कि बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में भारतीय किसानों को सिखाया गया, इस्तेमाल करना प्रेरित किया गया ताकि उनका इस्तेमाल करें। इससे गेहूँ और चावल की पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए इस सवाल का आंसर में आप लोग सिंपल, आप लोग याद रखना भी नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बच्चा भी याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखिए कृषि के क्षेत्र में अगर आपको सुधार करना है, समझिए कि भारत के किसान कोई ना तो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ना दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बस बैल है, हल है, उससे बस हाल देते हैं और फसलें लगाते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। अब आपको किसानों को सिखाना है कि खेती कैसे करना है, तो आप क्या-क्या सुधार करिएगा, बस आपको वही लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, उच्च उत्पादकता वाले बीजों को दिया गया किसानों को, साथ में ये आपके रासायनिक खादों को दिया गया, कीटनाशकों का इस्तेमाल करना सिखाया गया, सिंचाई की अलग-अलग तकनीकों को बताया गया कि सिंचाई कीजिए, सिर्फ वर्षा पर, प्रकृति पर निर्भर मत रहिए, जिससे कि विकास हुआ। अगला सवाल देखिए, भारतीय कृषि में की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखने के लिए कहा गया। सबसे पहला, मानसून पर निर्भरता आज भी भारत के किसान बहुत अधिक है, तो ये एक विशेषता है। पारंपरिक खेती के तरीके भारत में आज भी आपको पारंपरिक खेती के तरीके बहुत अधिक दिख जाएँगे। श्रम आधारित भारत के किसान यंत्रों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, खुद ज़्यादा मेहनत करते हैं, श्रम यानी कि मेहनत आधारित कृषि की जाती है। ये विशेषता है। फसलों की विविधता, भारत में बहुत सारे अलग-अलग टाइप की फसलों का उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है, और छोटे और बँटे हुए खेत, भारत के जितने भी खेत हैं, वो छोटे आकार में हैं और बँटे हुए हैं टुकड़ों-टुकड़ों में, जिससे कि खेती में दिक्कत होती है, लेकिन ये एक विशेषता है। बस वही चीज़ है। अब अगला सवाल देखिए, भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख खाद्य और व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। खाद्य मतलब जो खाने के लिए उगाया जाता है, व्यावसायिक जो बेचने के लिए किया जाता है। प्रमुख खाद्य फसलें जैसे गेहूँ, चावल, मक्का और जौ, बाजरा, ये सभी क्या खाद्य फसलें हैं। व्यावसायिक फसलें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, ये सभी क्या व्यावसायिक फसलें हैं, इनको बेचने के लिए खेती की जाती है। अब कारण बताना है आप लोगों को, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ परिभाषा दिया गया है, उनका क्या कारण है वो बताना है। सबसे पहला, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश होती है। दक्कन प्रदेश की जो काली मिट्टी होती है वहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है, पर क्यों? क्यों होती है? क्योंकि काली मिट्टी में नमी यानी कि पानी को रोक कर रखने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल देखिए, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत की सिंचाई सुविधा बेहतर है और लंबा गर्म मौसम गन्ने की अधिक उपज में सहायक होती है। अगला सवाल देखिए, अगला परिभाषा, भारत कपास और का आयात भी करता है और निर्यात भी। पर क्यों? क्योंकि भारत में विभिन्न गुणवत्ता वाले कपास की आवश्यकता होती है, जिससे पूरा करने के लिए आयात किया जाता है, जबकि अतिरिक्त कपास का निर्यात भी किया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत विश्व का एक प्रमुख चाय निर्यात देश है, पर क्यों? क्योंकि भारत में चाय की खेती अनुकूल जलवायु और विशाल उत्पादन होता है। मतलब कि भारत के में चाय की खेती के लिए अनुकूल
जो है आपका जलवायु है और इसी के वजह से भारत में बड़े स्तर पर चाय की खेती की जाती है, जिससे कि यह निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो बेसिकली बात ये है कि आज के इस वीडियो में मेरे ख्याल से समझाए गए सभी पॉइंट्स को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सिंपल शब्दों में समझाया गया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को रिकमेंड करिएगा। अभी तो हम बस वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन एंड टाइम में जब आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला होगा, 1-2 महीना पहले से हम लाइव क्लासेस करेंगे इस चैनल पर, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।